जय हिंद। तो ये बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जाएंगे। जितना सवाल और क्वेश्चन बन सकता है किसी एक सवाल से, वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल क्या पूछा है कि भारत ने पहली बार, एक मिनट, चलिए, ये 2018 का शिफ्ट है। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। ठीक है, तो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार वार्षिक आय निकाला और उस टाइम पर क्या निकाला कि 20 रुपया वार्षिक आय जो था अनुमानित किया था एक इंसान पर। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में भी कौन करता है? तो वर्तमान में जो करता है वो एनएसओ करता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, ये करता है। लेकिन एनएसओ से पहले ये कौन सा ऑफिस था? क्योंकि एनएसओ को पहले दो ऑफिस को मिलाकर एनएसओ बनाया गया। ठीक है, तो पहले क्या था? तो सीएसओ था और एनएसएसओ था, ये दो का विलय किया गया और एनएसओ को बनाया गया। ठीक है, चलिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि पहला राष्ट्रीय आय समिति कब बनता है। ये एक सवाल पूछ सकता है कि पहला राष्ट्रीय आय समिति जो है वो कब बनेगा? तो 1949 में। पहला कब बनेगा? 1949 में। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो पीसी महलनोबिस जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय आय समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसीलिए। ठीक है, चलिए एक पूछता है, दादा भाई नौरोजी देख रहे हैं तो एक चीज उनको बोला जाता है कि ये पहले अर्थशास्त्री, आधुनिक भारत के पहले अर्थशास्त्री ये बोला जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही धन निकासी सिद्धांत भी दिया है। तो ये एक सवाल से हम लोग 4 5 6 सवाल हम लोग देखें। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो पहला सहकारी आंदोलन कहाँ, किस क्षेत्र में शुरू हो रहा है? तो कृषि क्षेत्र में हो रहा है। किस क्षेत्र में हो रहा है? तो कृषि क्षेत्र में सहकारी आंदोलन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सहकारी आंदोलन को शुरुआत कब हो रहा है? तो 20वीं सदी के स्टार्ट से ही सहकारी आंदोलन अपना शुरू हो जाता है। लेकिन गौर किया जाए तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि अब आज के डेट में भी सहकारी आंदोलन है, सहकारी है। ठीक है, लेकिन 35% हम लोग असंगठित क्षेत्र से ऋण लेते हैं। जो आज के भी रूरल एरिया में देखते हैं जो ऋण लिया जाता है तो वो 35% से उन लोग असंगठित क्षेत्र से हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, अभी आते हैं सहकारी आंदोलन। सहकारिता में होता क्या है पहले ये समझते हैं। सहकारिता में अभी सबसे ज्यादा किस जगह से सहकारिता बूम कर रहा है? तो वो महाराष्ट्र में। सवाल पूछ सकता है किस जगह पे सहकारिता सबसे ज्यादा वो बूम कर रहा है, यानी मतलब बहुत अच्छे पोजीशन पे है, तो वो है महाराष्ट्र में। क्योंकि वहां पे देखते हैं हम लोग क्या कि चीनी फैक्ट्री जो है वो बहुत ही राइज कर रहा है और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन सहकारिता है वहां का। ठीक है, चीनी फैक्ट्री का चीनी उत्पादन वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है। कारण क्या? सहकारिता है, क्योंकि ज्यादातर चीनी मिल उसी से मतलब ये किए हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। ये नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो नहीं किया गया पूछ रहा है, तो नहीं किया गया में कौन सा पार्टी नहीं किया गया? तो दलित मुक्ति मोर्चा। दलित मुक्ति मोर्चा जो है, अच्छा, ये कृषि ऋण जो है ये हम लोग देख लें। ठीक है, 35%, ये डाटा याद रखना है कि आज भी कृषि ऋण जो है वो 35% हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? तो असंगठित क्षेत्र से ले रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये है कि कौन सा पार्टी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो वो पार्टी है कौन सा? दलित मुक्ति मोर्चा। ठीक है, अच्छा, स्वतंत्र मजदूर पार्टी जो है, ठीक है, इसका ये कब किया गया? तो 1936 में किया गया। समता सैनिक दल तो किया ही गया। ठीक है, ये सब अब देखिए अंबेडकर जो थे वो दलित के बहुत बड़े हितैषी थे। ठीक है, और इन्हीं के साथ गांधी जी का पैक्ट हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट याद होगा आप लोगों को, 1932 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था ये। और ये किस चीज के लिए हुआ था? कम्युनल अवार्ड के लिए। किस चीज के लिए हुआ था? कम्युनल अवार्ड के लिए। ठीक है, और इसमें क्या जानने लगे अम्बेडकर जी का? तो एक बहुत हम लोग देखते हैं कि प्रारूप समिति के ये हेड थे। प्रारूप समिति जो थे उसके ये हेड थे। ठीक है, ये चीज जानना है। अच्छा, ये प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है और उसके हेड थे आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अब आते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया। पहला उर्वरक प्लांट कहाँ? तो सिंदरी में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? सिंदरी में 1951 में किया गया था। ठीक है, तो अब उर्वरक में देख लेते हैं। तो उर्वरक में अभी हम लोग किस चीज पर सेल्फ डिपेंडेंट है?
तो यूरिया किस चीज में है, तो यूरिया में। और यूरिया में भी देखते हैं कि ज्यादातर यूरिया जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कितनी परसेंट मात्रा नाइट्रोजन, तो 46%, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग नीम कोटेड यूरिया भी देख रहे हैं कि अभी मार्केट में चल रहा है, वो ज़्यादा अच्छा आपको उपज देता है। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग ये देख लिए। अच्छा, किस चीज़ में हम लोग आयात पर निर्भर है, किस उर्वरक में, तो पोटास में। पोटास में हम लोग ये आयात पर निर्भर करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सुने होंगे हम लोग। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है जो आपको ये है, तो ये पश्चिमी घाट है। हॉटस्पॉट का देखो, भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या जैव विविधता तत्व स्थल है। इंग्लिश को भी थोड़ा सा वर्ड हम लोग देते रहेंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी आसानी हो। ठीक है, तो 4 है, कहाँ कहाँ है, एक तो हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा, और तो चौथा सुंदरलैंड, ये 4 जगह। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये जो बायोडाइवर्सिटी जो है, ये क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी की बात होता है तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादातर किस जगह पाया जाता है, तो जहाँ उस जिस जगह पाया जाता है ना, उस जगह को बायोस्फीयर रिजर्व का घोषित कर दिया जाता है। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, ठीक है, तो 18 है। कितना है, 18 है। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है, तो ब्राज़ील में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाया जाता है। और जो बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी किस जगह पर सबसे ज़्यादा होगा, इक्वेटर, इक्वेटर पे हम लोग का बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगा। और इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ जाते जाएंगे यानी पोल की तरफ जाते जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी घटते जाएगा। ठीक है, और इसी बायोडाइवर्सिटी के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो में ये अर्थ समिट हुआ, यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ये याद रखना है। ठीक है, अभी तक कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे विश्व में, तो 36 है। कितना है, 36 है। 4 तो हमारे भारत में ही हो गया, जो बताया, हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हवा से परागण को क्या कहते हैं, अच्छा 1 मिनट, इसका आंसर टिक लगा दें। ठीक है, पश्चिमी घाट। ठीक है, हवा से परागण को कहते हैं, क्या कहते हैं हवा से परागण को, तो हवा से तो नाम ही लग रहा है कि वायु परागण, इसमें कोई समझाने वाला बात नहीं है। जैसे हवा से परागण होता है वायु परागण, पक्षी से होगा तो पक्षी परागण, जल के द्वारा होगा तो जल परागण, कीट के द्वारा होगा तो कीट परागण, ये सब ये मतलब आराम है। ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा, तो किस राज्य में रहा है लिंगानुपात, देखिए यहाँ बड़ा अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से, ऐसे तो हो जाएगा केरल, क्या हो जाएगा, केरल, लेकिन यहाँ निम्नलिखित में से बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से तमिलनाडु है। केरल में कितना है, 1084 है, और तमिलनाडु में कितना है, 996 है। कितना है, 996 है। तो इन चारों में तमिलनाडु होगा, लेकिन ऐसे हो जाएगा केरल। ठीक है, यही याद रहेगा। ठीक है, चलो अच्छा, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943। कितना है, 943 भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, केरल में तो चलो मान लीजिए 1084 हम लोग जान लिए। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है, तो हरियाणा। सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा। कितना है, 879। कितना है, 879, ये है सबसे कम। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 8वां का। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, केसर का कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, काफी फेमस है केसर के लिए। ठीक है, अच्छा ये केसर के लिए है जम्मू कश्मीर। अच्छा, यदि हम लोग देखें ये कि और किस किस चीज के लिए क्या क्या फेमस है, जूट और चावल के लिए, जूट के लिए क्या चीज फेमस है, पश्चिम बंगाल। जूट के लिए क्या फेमस है, पश्चिम बंगाल। चावल के लिए क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। गन्ना के लिए क्या होगा, उत्तर प्रदेश। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश। गेहूं के लिए क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आलू के लिए क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा सोयाबीन के लिए क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, जैसे अब इसी एक ट्रिक बताया था, जैसे मध्य प्रदेश है ना, एमपी है मध्य प्रदेश, इसमें सोयाबीन है। तो जब देखते हैं बच्चा जो होता है माँ बाप के मध्य में सोता है माँ बाप के मध्य में सोता है, तो सोयाबीन का हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा कौवा या रेशम, कर्नाटक। कहाँ पे हो जाएगा, कौवा का या रेशम का, कर्नाटक हो जाएगा। बाजरा, बाजरा कहाँ पे, राजस्थान, वहाँ पे बाजरे की रोटी खूब चलता है बाजरा वहाँ। ये या ऐसे याद कर सकते हैं कि राजा, राजस्थान से राजा आ गया। अब राजा में राजा लोग क्या पूरा बैंड बाजा के साथ चलता था, कहीं चलता था। तो चाय का क्या हो जाएगा, तो असम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, जूट का क्या होगा, पश्चिम बंगाल, याद होना चाहिए। चावल, भात खाबो, भात खाबो खूब बोलता है वो लोग। ठीक है, तो चावल पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गन्ना, गन्ना का कहाँ हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। गेहूं, गेहूं का यूपी हो जाएगा। आलू, आलू यूपी हो जाएगा। सोयाबीन का मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कहवा क्या हो जाएगा, कहवा का भी कर्नाटक हो सकता है। ठीक है,
फिर रेशम का भी कर्नाटक है, बाजरा का क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, चाय का क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ये कुछ है 7-8, ठीक है, कहीं काम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ये कुछ खास नहीं है, 2017 का सवाल है, कोई इसमें नहीं, इसे जान लो पर्यटन के लिए। चलो हटाओ। विश्व एड्स दिवस में से किस तारीख को मनाया था, तो कब था विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस क्या मनाया था, 1 दिसंबर को। अच्छा 12 जनवरी को क्या मनाया जाता, क्या मनाया जाता है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 1 मई को क्या मनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ठीक है। तो इस तरीके से देखें। चलो अब अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अच्छा इस आंसर इसका 1 दिसंबर है। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उद्देशिका जो प्रियम्बल है उसके बारे में हम देखेंगे कौन सा सही है, ठीक है। चलो 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर दे। ठीक है चलो। तो भारत के उद्देशिका के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल सही है। उन्हीं उद्देश्यों को बताते हैं जो संविधान आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, वेरी गुड, सही है। उस स्रोत है, उद्देशिका क्या स्रोत है जो इंगित करता है जहां संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। उद्देशिका यानी प्रियम्बल जो है, अब उद्देशिका का भाषा कहाँ से लिया गया। उद्देशिका का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया उद्देशिका का भाषा, इसका लैंग्वेज जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। हैंडराइटिंग तो नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उद्देशिका का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। अच्छा प्रस्तावना जो है, जो आपको नेहरू जी जो लेकर आए थे, वो कब लेकर आए थे, 13 दिसंबर 1946 को ये नेहरू जी लेकर संविधान सभा में पेश किया गया था। और उसको पास कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर को लेकर आया गया था, 22 जनवरी 1947 को उसको पास किया गया था, ठीक है। और प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। इसको दर्शन भी कहा जाता है, संविधान का दर्शन भी कहा जाता है और संविधान का आत्मा और हृदय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज रह गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, ठीक है। जो कीट दंश कीड़ा काट लिया उससे जो खुजली होगा उसका कारण क्या है, क्या फॉर्मिक एसिड है कि एसिटिक है, लैक्टिक है, मॉलिक है, क्या सी चीज, कौन सा एसिड है, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड है। कौन सा है, कीट दंश से फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। अच्छा चींटी का डंक हो गया या नेटल का डंक हो गया, ये जो है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में, मेथनोइक एसिड। चींटी के डंक में कौन सा एसिड, मेथनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा सेब में क्या पाया जाता है, सेब में ये मैलिक एसिड, यही सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। सिरका हो गया या अचार हो गया, उसमें क्या पाया जाएगा, ये एसिटिक एसिड, ठीक है। सिरका में क्या पाया जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। और अचार में भी एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा दही में क्या मिलता है, तो लैक्टिक एसिड, दही में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अच्छा एक ये चीज बड़ा अच्छा सवाल निकलता है कि जो सोना और चांदी का जो शुद्धिकरण होता है, ठीक है, आप जाते हैं सोना और चांदी का जो शुद्धिकरण कराते हैं, मतलब कि सोना को बोलते हैं कि साफ कर दीजिए, चांदी को बोलते हैं साफ 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 कर दीजिए, वो किस एसिड का इस्तेमाल कर रहा है, वो तो वो नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, नाइट्रिक एसिड का और सोना चांदी का ट्रिक क्या है कि सोना और चांदी को लोग क्या करता है, रात में जाकर चुराने की कोशिश करता है। सोना चांदी आप रखते हैं तो दिन में तो सरेआम उसका चोरी होगा नहीं, तो रात में चोर जाता है घर पे जाता है, उसको नाइट्रिक में मतलब नाइट में वो चोरी करता है। तो सोना और चांदी का शुद्धिकरण होता है वो नाइट्रिक में होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। छोटा बड़ा ट्रिक है, ठीक है। चलो अब आते हैं, विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा कब हुआ था, पहला परमाणु आपदा कब हुआ था, तो ये 6 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को। दूसरा हुआ था तुरंत उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। अब 6 अगस्त 1945 को जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, हिरोशिमा पे। 9 अगस्त को जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, नागासाकी में। जो हिरोशिमा पे हुआ था उसका नाम क्या था, उसका नाम था लिटिल बॉय। जो नागासाकी पे हुआ था उसका नाम क्या था, उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी है ना, तो 9 है तो 9 हो जाएगा, 9 तारीख को एन है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। हिरोशिमा पहले,
या यदि वो याद नहीं हो रहा तो हिरोशिमा में एच पहले आ रहा है, एन बाद में आता है लेटर में, तो हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, लिटिल मैन और फिर सॉरी लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, नागासाकी का फैट मैन है, ठीक है, और लिटिल बॉय उसका हिरोशिमा का। ठीक है, तो ये तो 6 तारीख और 9 तारीख को ये आपने बम गिरा दिया जापान ने। ठीक है, यूएस गिरा था। ठीक है, लेकिन इसका एक परमाणु परीक्षण भी तो हुआ होगा। तो वो परमाणु परीक्षण जब होता है वो कब होता है, तो 16 जुलाई को होता है। इससे 6 अगस्त है ना, इससे कम से कम 10-15 दिन पहले 16 जुलाई को ही, 15-20 दिन पहले 16 जुलाई को इसका परीक्षण होता है न्यू मैक्सिको में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक फिल्म अभी आया है तो ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर फिल्म इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि परमाणु बम का जो सर्वप्रथम बनाया किसने है, तो यही रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। सबसे पहले किसने बनाया, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया। अभी फिल्म आया हुआ इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत लेकिन किसने दिया, तो ऑटो हॉर्न ने दिया। सिद्धांत पूछेगा तो ऑटो हॉर्न, बनाया किसने, तो ओपेनहाइमर। ठीक है, सिद्धांत किसने दिया तो ऑटो हॉर्न, बनाया किसने तो ओपेनहाइमर। ठीक है, चलो। अच्छा, भारत ने कब इसको बनाया, ठीक है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब कर रहा था, 18 मई 1974 करेगा। कब करेगा, 18 मई 1974 करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हम लोग ने समझ लिया कि भारत तो 1974 में ही कर लिया, लेकिन कुछ देश जो है उसके बारे में जानना जरूरी है जो हम लोग के आसपास है। जैसे चीन, भारत ने 1974 में किया, चीन 1964 में करेगा। ठीक है, 1964, 10 साल पहले। पाकिस्तान कब करेगा, पाकिस्तान 1998 में जाके करेगा। ठीक है, और उसी 1998 में जब करता है परमाणु परीक्षण तो उसका थोड़ा औकात बढ़ जाता है। अब जब औकात बढ़ता तो 1999 में कारगिल पर अटैक करता है। तो लिंक करने की कोशिश करना है हम लोगों को। तो पाकिस्तान कब करेगा, 1998 में। चाइना कब करेगा, 1964 में। 64 के बाद 10 साल बाद भारत करेगा 1974 में। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अगला सवाल पे। भारत, एक मिनट, इसका तो आंसर लिख दिया ना। चलो, भारत के लिए अमेरिका से कच्चे तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट में, एक जरूरत नहीं, बकवास है, उस टाइम का ये करंट होगा। ठीक है, तो ये हमको कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो ये पारादीप पोर्ट है इसका। ठीक है, लेकिन जानने लायक क्या चीज़ है ये जानना हो। ठीक है, यदि हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका से कच्चा तेल, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल पेट्रोल किसके पास है, पेट्रोल का भंडार तो अमेरिका के पास है। सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा, अमेरिका के पास। और हम लोग जो पेट्रोल ये लाते हैं, ठीक है, जो आयात करते हैं वो 80% अपना जो होता है, 80% हम लोग अपना तेल आयात ही करते हैं। ये एक याद रखने वाला है। ठीक है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हम लोग का फॉरेन रिजर्व कहीं खर्च होता है तो वहीं पे होता है, पेट्रोलियम को खरीदने में। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्योंकि ये सवाल उस टाइम में करंट था। तो चलो किताब उल हिंद के बारे में जरा हिस्ट्री देख लेते हैं। किताब उल हिंद है, अब ये क्या है, ठीक है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई, तो अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी उसके द्वारा लिखी गई है। अब ये अल बरूनी जो था किसके साथ आया था, तो गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में ये जो है आपको महमूद अल बरूनी जो है वो लेकर आता है। ठीक है, किताब उल हिंद जाके लिखता है। इसको भारत का दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का दर्पण, किताब उल हिंद को। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा का देख लेते हैं कि क्या क्या और इसमें जुड़ सकता है। ठीक है, अबुल फजल, एक सवाल पूछते हैं, अबुल फजल ने कौन सा किताब लिखा, अकबरनामा। यदि पूछता है अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने लिखा। ठीक है, अच्छा, मुगल राजकुमारों में सबसे विद्वान राजकुमार किसको बोला गया, सबसे विद्वान राजकुमार मुगल राजकुमारों में दारा शिकोह को बोला जाता है। सबसे विद्वान राजकुमार पूरे मुगल साम्राज्य में दारा शिकोह को बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था। चलो अब आते हैं, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन ये किसके नियम के विरुद्ध है, तो ये जो नियम का विरुद्ध है वो क्या है, बी, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम इसके विरुद्ध है। क्यों, क्यों नियम के विरुद्ध है, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान का क्षय होता है, मतलब किसी जगह पर ले जाइएगा तो उसका क्षय नहीं होगा। ठीक है, ऊर्जा को भी ना आप बना सकते हैं ना मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको सिर्फ एक के रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो कुछ नहीं में से कुछ का सृजन, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण जो है इस नियम के अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कौन से आईआईटी संस्थान से वास्तुशास्त्र की स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना, तो ये उस टाइम का करंट होगा। ठीक है, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट, खड़गपुर है। वैसे आईआईटी खड़गपुर के बारे में भी जान ले कि सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज यही था। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर 1951 में बना था। ठीक है, चलो, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग,
का उपाध्यक्ष कौन है? तो ये उस टाइम का है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। ये उपाध्यक्ष जो प्रश्नकाल में जो था उस टाइम पे राजीव कुमार थे, लेकिन अभी सब का जानने का ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी जो होंगे सुमन बेरी होंगे। नीति आयोग के अभी कौन है? सुमन बेरी, ठीक है। गाना भी है मेरे, बेरी के बेर मत तोड़ो। चलो, सुमन बेरी जो है, तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी करंट में, ठीक है। तो नीति, अच्छा कुछ करंट देख लेते हैं। तो नीति आयोग का सीईओ कौन है अभी? परमेश्वरन अय्यर। कौन है सीईओ? परमेश्वरन अय्यर। अच्छा, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन होगा? अभी तो उपाध्यक्ष देखे अरविंद पनगड़िया, पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और अध्यक्ष कौन होगा? तो हमेशा प्रधानमंत्री, जो अभी मोदी जी हैं, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 2015, ये इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 को उसका स्थापना होता है, ठीक है। चलो 19वां देखते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है आपको छत्रक स्वपोषी यानी चंदन काष्ठ पौधा जो है, ये आंशिक मूल परजीवी, ये सुमेलित है। कसकूटा परजीवी होता है, ठीक है। नेपेंथीज जो है ये मांसाहारी होता है, तो ये सब मतलब सुमेलित है। छत्रक जो है वो स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, उसको स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज जो हम लोग देखते हैं, एक टर्म आता है डिकम्पोजर, जिसको हम लोग डिकम्पोजर, जिसको अपघटक बोलते हैं। ये क्या करता है? तो जितना ये बायोडिग्रेडेबल यानी जो डिकम्पोजर के थ्रू जिसको आप तोड़ सकते हैं, जो डिकम्पोजर उसको तोड़ देते हैं, जैसे कूड़ा करकट हो गया, मैला हो गया, मल हो गया, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ तोड़ा जाता है, जब फल सब्जी ये सब जो है, उसको छोटे छोटे तोड़ के उसको डिकम्पोज कर देता है, उसको डिकम्पोजर बोलते हैं। उसका खाना वही होता है, ठीक है। तो इसमें कवक हो गया या बैक्टीरिया हो गया, उस तरह का डिकम्पोजर होता है। चलिए, अब आपके नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? चलिए, अब उस टाइम का करंट होगा, तो कोई काम का नहीं है। पश्चिम बंगाल आंसर, लेकिन कोई काम का नहीं, हटाओ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, तो बहुत आसान सवाल है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन होगा जिसको वापस ना किया जा सके? वही रासायनिक परिवर्तन याद करने का टेक्निक है। कागज को जला के वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यही आंसर हो गया। नर्म लोहे का चुंबकित होना, ये नहीं होगा। जल में शक्कर का घुलना नहीं होगा। जल में बर्फ के घनों का बनना, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए, होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन जब होगा, जैसे लोहे का जंग लगना, क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इससे क्या होता है, उसका मूल प्रकृति ही चेंज हो जाता है। जो उसका जो मूल प्रकृति होता है, मूल नेचर जो होता है, जो मतलब उसका जो प्रॉपर नेचर होता है, वही चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और कुछ एग्जांपल है क्या रासायनिक परिवर्तन? जैसे जंग लगाना तो हम लोग देख लिए, कागज का जलना भी देख लिए, दूध का दही बनना हो सकता है, ठीक है। उसका कोयला का जलना हो गया। जलने का मतलब हो गया कि आपको रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हम लोग, और रासायनिक परिवर्तन तो हो गया, क्या भौतिक परिवर्तन में भी क्या होता है, जिसका उसका भी देख लेते हैं। तो कोई पदार्थ जो यदि उसको आप वापस उसको उसके पहले वाले रूप में ला सके, तो उसको आप भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जल को वाष्प में बनाया, वाष्प को फिर जल में बना दिया, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो चलो, यही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सुनहरी यानी गोल्डन चावल क्या है? गोल्डन चावल क्या है? तो ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरेटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ये ट्रांसजेनिक चावल है, इसको जीन को इसमें इम्प्लांट किया गया, ट्रांसजेनिक चावल है, जीन में छेड़छाड़ किया गया इसमें, ठीक है। अब गोल्डन राइस में ऐसा क्या चीज मिसिंग था जिसके लिए उसको लाया गया? तो गोल्डन राइस में ना विटामिन B1 नहीं था, सॉरी, राइस में जो था विटामिन B1 नहीं था। तो तो जो गोल्डन राइस उसमें विटामिन B1 जो प्रचुर मात्रा में, इसको थायमिन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? B1 थायमिन बोलते हैं। तो ये लेकर आया गया। इसका निर्माण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन, मतलब कि गोल्डन राइस का, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान है ना, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है ये? तो ये मनीला में। इसी ने गोल्डन चावल को बनाया है, ठीक है, याद रखना है। चलो, थायमिन के लिए इसे, मतलब मेन थायमिन के लिए इसको लेकर आया गया था। चलो, लूसी दुनिया के सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी तो वैसे इंडोनेशिया में है, ठीक है। इंडोनेशिया का तो जानते ही, हम लोग के हिंद महासागर में पड़ता है वो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भी वहीं पर है, इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया का 2-3 द्वीप का नाम देख लेते हैं। तो जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, बाली हो गया, ठीक है। राजधानी उसका क्या हो जाएगा? जो ये जकार्ता हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंडोनेशिया में करेंसी क्या हो जाएगा? तो रुपया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ, इंडोनेशिया सबसे नज़दीक वाला देश नहीं है भारत का। सबसे नज़दीक वाला देश जो भारत में है वो ये मालदीव है, याद रखना, ठीक है। और ना ही सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर हो जाएगा। यदि पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप, तो मेडागास्कर। सबसे नज़दीक कौन है भारत से?
जल जल में, तो वो हो जाएगा मालदीव। ये सब याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ था? तो यही वही इंडोनेशिया में, बोरोबुदुर जिसको हम लोग बोलते हैं, सबको याद ही होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। ये कौन से द्वीप पर है? ये जावा द्वीप पर है। बोरोबुदुर जो है ये कौन से द्वीप पर है? ये जावा द्वीप पर है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तूप है ये। ठीक है, अच्छा ये तो हम लोग देख ली स्तूप। एक आता है टर्म चैत्य। ठीक है, तो क्या आता है? चैत्य। तो ये जो चैत्य है, जो उसको मतलब बौद्ध धर्म में उसको मंदिर बोला जाता है एक तरह का, जहाँ पे वो लोग मतलब पूजा वूजा करते हैं, तो उसको चैत्य बोला जाता है। ठीक है, एक होता है विहार। तो विहार में क्या होता है? जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो चैत्य हो गया जो मंदिर हो, यहाँ पे आपको पूजा अर्चना अर्चना जो जो भी उन लोग करते हैं वो करते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा चैत्य कहाँ? पूछ सकता है। तो ये कार्ले का चैत्य है। कहाँ पर है कार्ले का चैत्य? महाराष्ट्र में। तो सबसे बड़ा चैत्य जो हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू। अच्छा ये भी उस टाइम का है। चलो ये तो रघुराम राजन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। फ्रंटियर गांधी किसको कहा गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया। इनको तो बहुत कुछ कहा गया था। क्या कहते हैं, बाचा खान भी कहा गया है, सीमांत गांधी भी कहा गया है, वही खान अब्दुल गफ्फार खान को ये क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहा गया है। तो ये सब कहा गया है। बादशाह खान इन्हीं को कहा गया है। ठीक है, तो क्या क्या कहा गया? बाचा खान हो गया, बादशाह खान हो गया, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, इन्हीं को कहा गया। ठीक, और ये पहले आपको मतलब नॉन इंडियन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया? तो 1987 में दिया गया। तो ये बहुत ही मतलब गांधीवादी विचार के धारक थे। ठीक है, इन्होंने एक लाल कुर्ती आंदोलन भी शुरू किया था। क्या शुरू किया था? लाल कुर्ती आंदोलन। और एक पार्टी बनाया था, तो उसको बोला जाता है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, क्या पार्टी का नाम था? खुदाई खिदमतगार। कब बनाया? 1929 में। तो खुदाई खिदमतगार 1929 में बनाया। और उनके जो पार्टी के जो वर्कर जो थे ना, वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए उनको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे ये बहुत ही एक्टिव थे ये सब, क्योंकि उसी टाइम में 1929 में बनता है। और ये कहाँ? नॉर्थ वेस्ट में बनता है। नॉर्थ वेस्ट में फ्रंटियर में बनता है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है सवाल। ये हो गया बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। कर्जन द्वारा लाया गया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था ना, इनके द्वारा इसको भंग किया गया था। ठीक है, देखिए होता क्या है। अब हम लोगों ने देख लिया कि 16 अक्टूबर 1905 को मतलब हो जाता है, तो को विभाजन हो जाता है, बहुत स्वदेशी उसके बाद ये सब चलता है। लेकिन उसके बाद इसको रद्द करने की बात आती है, तो एक दिल्ली दरबार लगता है। वो कब लगता है? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगता है दिल्ली में। कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम आया था, उसके साथ उसकी रानी आई थी मैरी। कौन? मेरी एक रानी उसकी रानी थी, और जॉर्ज पंचम आया था। तो उन्होंने बोला कि आप इसको रद्द कर दीजिए, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दीजिए। फिर उसमें कुछ कुछ किया गया था, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिहार एसआई के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि ये जो बंगाल विभाजन था, ठीक है, ये बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, एक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भी, एक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी, ये कंफ्यूज नहीं करना है। ये प्रथम के समय में नहीं, ये द्वितीय के समय में हुआ है। ठीक है, कब शुरू हुआ? कर्जन के समय में हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे ये खत्म हुआ, ये याद रखना। क्योंकि कहीं कहीं तो सिर्फ लॉर्ड हार्डिंग दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय देना जरूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलो अब आता है 28वां सवाल। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या? समस्थानिक मतलब क्या होता है? समस्थानिक परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या बराबर होता है जिसका। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होता है, उसको समस्थानिक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ठीक है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी देखो सिंपल सा चीज होता है, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या ये अलग अलग होगा, सॉरी अलग अलग होगा, समान होगा। ठीक है, और गुण भी समान होगा, उनका उनका रासायनिक गुण जो होता है वो समान होता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, और यदि भिन्न क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। चलो सवाल क्या? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या? ये सबसे छोटे अंतरिक्ष यान जो था वो स्प्राइटस छोड़ा गया था। ठीक है, इसमें कुछ खास तो है नहीं, वन लाइनर है खाली। ठीक है, लेकिन हाँ अच्छा, इसमें ये निकाल सकते हैं कि बताओ इसरो का संस्थापना कब हुआ, स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969। कब होता है? 15 अगस्त 1969 को होता है। अच्छा, ये आर्यभट्ट जो है ये कब छोड़ा गया है? तो ये 1975 में छोड़ा गया।
ठीक है, चलो 30वां सवाल। ठीक है, अब इसको सुमेलित करना है। सुमेलित में क्या किया जाएगा? तो ब्रह्मचर्य जो है जन्म से 25 साल तक है, गृहस्थ होगा 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, और इसमें एक मिनट, और हाँ उसमें और कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा ये जो आश्रम हम लोगों ने देखा, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ याद करते हैं हम लोग। ये सबसे पहले जो चीज़ है, ये 4 आश्रम के उल्लेख कहाँ दिया गया है? ये कौन से जगह में, किस उपनिषद में? जवालोपनिषद में। किस उपनिषद में? जवालोपनिषद में दिया गया है। ठीक है, ये चारों के बारे में। ठीक है, अच्छा आश्रम व्यवस्था जो हुआ था, कब शुरू हुआ था आश्रम व्यवस्था? तो ये उत्तर वैदिक काल में। किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। और सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम कौन हुआ? तो गृहस्थ आश्रम, जो ज्यादातर लोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गृहस्थ आश्रम को बोला गया। कौन से उपनिषद दिया गया है चारों के बारे में? तो जवालो उपनिषद के बारे में दिया गया। इस टाइम पीरियड में आया था तो उत्तर वैदिक काल में आया था। इतना काफी है, ज्यादा डिटेल नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? आर्टिकल 21। बहुत ही आसान। निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया है, जिसमें क्या बोलते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें किसी भी इंसान को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसको मतलब उसके मृत्यु से या उसको हटा सकते हैं, मतलब उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं छीना सकता, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 जो है ये सर्वे सर्वा, इसको किसी भी तरीके से इसको हटाया नहीं जा सकता, चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो ये नहीं हटता है। ठीक है, अच्छा अब समय समय के साथ ना ये सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है। समय समय के साथ सुप्रीम कोर्ट इसको बड़ा करते गया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ना कि 1978 में मेनका गांधी केस होता है। तो सवाल पूछता है मेनका गांधी केस कब हुआ? तो 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ये पूछता है कि मेनका गांधी केस किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 को बड़ा करने या आर्टिकल 21 को समझने के लिए ये मेनका गांधी केस हुआ था। और इसी के साथ आगे चल के समय समय में लोग जो मतलब इनमें सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता गया, जिसने बोला कि नहीं, इस आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार भी है, वायु का अधिकार भी है, स्वच्छ वायु का, स्वच्छ जल का, पर्यावरण का, ये सब का अधिकार है, अच्छा चिकित्सा का, हर चीज़ का अधिकार इसी के अंदर रखा गया। ये शुरुआत मेनका गांधी केस से हुआ था। ठीक है, तो ये एक चीज की जानने वाला बात है इसमें। चलो अब आर्टिकल 32 देखते हैं। आर्टिकल 32 सत्रिया देखते हैं। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया किस राज्य का है? तो असम का। ठीक है, देखो 8 जो है शास्त्रीय ये नृत्य। पहला हो जाएगा कथक को। कथक कहाँ का? यूपी का। ओडिसी उड़ीसा का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम भी केरल का। मणिपुरी मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये ठीक है, तो क्या गया? कथक कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश। ओडिसी का उड़ीसा हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल हो जाएगा। मणिपुरी का मणिपुर और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। ठीक है, और सबसे पुराना प्राचीन ये जो बोला जाए कौन सा शास्त्रीय नृत्य था? तो भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम को सदिर भी बोला जाता है। सदिर पूछता है सदिर क्या है? तो भरतनाट्यम को ही बोला जाता है सदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। अच्छा इसको मिलाने के लिए बोल रहा है, तो इसको जरा मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 था। तो क्या? रेलवे उपकरण भिलाई। रेलवे उपकरण का क्या है? भिलाई का। मोटर वाहन जो है जबलपुर। पोत निर्माण का हो जाएगा कोच्चि। साइकिल का लुधियाना। साइकिल का लुधियाना। ठीक है, चलिए तो रेलवे उपकरण का क्या हो जाएगा? भिलाई हो जाएगा। भिलाई से बताओ कि भिलाई का जो लौह इस्पात कारखाना है वो किसके सहयोग से बनाया गया? तो रूस के। भिलाई लौह इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, तो हो गया। अच्छा रेलवे जो है, ये रेलवे का कब शुरू हुआ था? 1853 में शुरू हुआ है। ठीक है, चलो इतना हो गया, काफी है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया। देखो प्रारंभ पूछेगा तो अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, कौन पूछेगा? प्रारंभ तो अलेक्जेंडर रीड। लेकिन यदि पूछेगा कि उसका रियल कौन है, मतलब उसको रियल फाउंडर कौन हो जाएगा, मतलब कौन है उसका, तो टॉमस मुनरो कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना, टॉमस मुनरो भी और अलेक्जेंडर रीड भी। क्योंकि अलेक्जेंडर रीड जो लेकर आएगा तो वो 1792 में ही लेकर आएगा। कब लाएगा? 1792 में। 12 महल एरिया है, 12 महल क्षेत्र में वो लेकर आएगा, छोटा सा एरिया में ही वो लेकर आएगा 12 महल। लेकिन असल में 1820 में मद्रास में सर टॉमस मुनरो लेकर आता है।
तो सर थॉमस मुनरो से हेक्टर मुनरो से कंफ्यूज नहीं होना। हेक्टर मुनरो हो जाएगा तुमको बक्सर की लड़ाई में, और थॉमस मुनरो हो जाएगा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर आता है मद्रास में। ठीक है, हेक्टर मुनरो और थॉमस मुनरो दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हेक्टर मुनरो कौन हो जाएगा बक्सर में। अच्छा ऐसे याद कर ले, हेक्टर है बक्सर है, ऐसे याद रहेगा। चलो हेक्टर हो जाएगा बक्सर हो जाएगा, और थॉमस मुनरो हो जाएगा तुमको इसका क्या बोलते हो रैयतवाड़ी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत 1792 में कर दिया था अलेक्जेंडर रीड, लेकिन 1820 में जाकर ये मद्रास का थॉमस मुनरो लेकर आया रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि जनक यदि पूछेगा तो यही बोलेगा थॉमस मुनरो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया रैयतवाड़ी। महलवाड़ी के ये बोला जाए तो कौन, तो हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी में हो जाएगा तो हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, चलो आगे चलते। सर्किक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? तो सर्किक विवाद भारत पाकिस्तान। ठीक है, गुजरात में पड़ता है सर्किक। भारत किन देशों के मध्य में विवाद, देखिए भारत पाकिस्तान के बीच बहुत सारा विवाद है। ठीक है, एक सर्किक का विवाद देख लिया हम लोग, पहला चीज हो जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी का विवाद चलता है। ठीक है, सिंधु, उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं, एक मिनट, सिंधु, हाँ सिंधु नदी विवाद। ठीक है, तो इंडस वाटर जो ट्रीटी है या इंडस वाटर जो डिस्प्यूट है वो, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड बैंक आता है 1960 के में, और इन दोनों का मेल मिलाप कराता है कि भाई इंडस वाटर को आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। तो एक इंडस वाटर का ही प्रॉब्लम है। फिर बगलिहार और तुलबुल परियोजना का भी प्रॉब्लम है जो कश्मीर में चल रहा है, वहाँ पे भी पाकिस्तान विवाद खड़ा करता है। कश्मीर का मुद्दा तो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें अगर 4 बार युद्ध हार चुका है वो। तो ये सब आपको विवाद चलता है। ठीक है, सर्किक हो गया, इंडस वाटर हो गया, फिर क्या कहते हैं बगलिहार हो गया, तुलबुल हो गया, कश्मीर का इशू हो गया, बहुत सारा इशू है। अच्छा 370 अभी हटा तो वो भी इशू है, बहुत सारा इशू। ठीक है, चलिए अब आते हैं, मानव रक्त का पीएच साधारणतया कितना होता है? तो कितना होगा 7.5 से 8। कितना होगा 7.5 से 8 होता है। ठीक है, पीएच स्केल कब से कहाँ तक माना माना जाता है? 0 से 14 तक में। 7 से नीचे होगा तो एसिडिक हो जाता है, 7 से ऊपर जाएगा तो आपको क्या बोलते हो बेस हो जाएगा, और 7 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, समुद्री जल का सवाल पूछता है, समुद्री जल का पीएच कितना होता है? 8.4। समुद्री जल का पीएच कितना होता है? ये 8.4 समुद्री जल का होता है। ठीक है, और पीएच के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? सोरेनसन ने। सोरेनसन ये बताया था। ठीक है, चलो अब आते हैं तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है, तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। तो उस टाइम का न्यूज में रहा होगा तेज। अच्छा अभी तेजस बहुत न्यूज में है, क्या कि इस पिक्चर में आया हुआ है तेजस, तो शायद तेजस के बारे में पूछ सकता है कि तेजस क्या है। तो ये हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, और सबसे दुनिया का सबसे छोटा और सुपरसोनिक विमान जो लड़ाकू विमान में ये कैटेगरी में रहता है वो है तेजस। तो ये याद रखना है, ये सुपरसोनिक है और ये हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, चलो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, संस्थाएं और संघ बनाने का। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में 7 तरह का अधिकार दिया गया था, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार। ठीक है, एक काम संपत्ति का अधिकार 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको हटा लिया गया। ठीक है, और अभी कितना है? सिर्फ 6 है। कितना अधिकार बचा हुआ है? सिर्फ 6 अधिकार। तो 90 जैसे 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F और 19G, तो 19F को हटा लिया गया है। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया। कभी एक काम करेंगे, कभी पॉलिटी का एक पूरा लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, को क्लास ही चला देंगे, कोर्स ही चला देंगे। ठीक है, तो खैर अभी जो ये जानने के लिए है वो इतना ही है। अच्छा आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19 था तो थोड़ा सा उसको देख ले। आर्टिकल 19A से लेकर हम लोगों ने जी तक तो बोल दिया, थोड़ा सा सबके बारे में जान ले क्या। देखिए अभिव्यक्ति का आर्टिकल 19A को क्या बोले? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, 19B में क्या है? हथियार धारण करना, आपको पता हथियार धारण कर कि शांतिपूर्वक कहीं पे आप धरना दे सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप हथियार के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, 19C में क्या होगा? आप सभा या संगठन बना सकते हो। इसका एक ट्रिक बना देंगे कभी। ठीक है, ट्रिक है, थोड़ा सा लंबा ट्रिक हो जाएगा तो कभी शॉर्ट्स में डाल देंगे। ठीक है, तो सभा या संगठन बनाने का स्वतंत्रता। फिर 19D हो जाएगा क्या? तो यातायात करने का अधिकार, आप कहीं से जा सकते, कहीं से आ सकते, ये है।
ठीक है। 19E में क्या हो जाएगा, आपको निवास के बारे में, निवास आप कहीं पे भी कर सकते हैं स्थायी रूप से, ठीक है। और 19F तो हटा दिया गया। 19G में क्या हो जाएगा, तो पेशा हो गया, कारोबार हो गया, उसके बारे में आपको फ्रीडम दिया गया है 19G में, ठीक है। चलो अच्छा, इसका ट्रिक 19A से लेकर 19G तक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो इसका ट्रिक ही हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी टफ पड़ जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो 39 हो गया ना, एक मिनट, नहीं हुआ। 39 देखते हैं, तो धारणीय विकास की संकल्पना किस संबंधित है, तो निक्षेपणीय स्रोत, देखो मेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात कर रहा है, सिंपल से समझना। धारणीय विकास का अर्थ क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि आप अपना जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी हद तक करें कि फ्यूचर जनरेशन को प्रभाव मतलब उसको खराब नहीं हो, उसके लिए खत्म ना हो। जैसे आप पेड़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये ना ऐसा पूरा पेड़ ही काट दीजिए कि फ्यूचर जनरेशन कुछ बचे ही नहीं, ठीक है। आप पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पेट्रोल ही खा जाइए आप पूरा, तो वैसे नहीं करना है। तो इसके बारे में सिंपल सा यही एक कहने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग अगला सवाल पे, आर्टिकल आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर 40 में। नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना था, नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। तो अच्छा, उर्वरक में अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उर्वरक के बारे में, क्या पढ़ा था, सबसे पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी जो था, ठीक है। तो सिंदरी एक हमने देखा सिंदरी के बारे में, एक नांगल देख लिए, ठीक है। और कोई कहीं का कानपुर में भी है, क्या लिख दिया यार, ये कानपुर में भी है, कोटा में भी उर्वरक है, ठीक है। सिंदरी तो है अपना बरौनी में भी उर्वरक का कारखाना है, ठीक है। और कहीं है गोरखपुर में भी है, ठीक है। कांडला में भी है। ये सब जो है उर्वरक का है। कुछ एक चीज इसमें याद करना होगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, पहला तो हम लोग देख लिया कि सिंदरी में जो था 1951 में स्थापित हुआ था। और क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग उर्वरक किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। हम लोग देखा है अभी कौन से उर्वरक को हम लोगों ने आयात पर निर्भर है, तो पोटाश पर ये आयात पर निर्भर है, ठीक है। चलो यही सब था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं, तो सल्फर का ऑक्साइड प्रदूषण है, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, धुआं नहीं है। क्या नहीं है, तो धुआं नहीं है, ये आपको वायु प्रदूषण ये नहीं है, ठीक है। चलो इसमें कुछ अच्छा एक चीज, एक नॉन, चलो इसको कभी और बता देंगे, अभी शायद बता भी दिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, तो उसको कभी और बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा इसमें क्या है, तो वायु प्रदूषण। अच्छा यदि हम बोले कि ये बताइए कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस जीएचजी होता है, 2-3 जीएचजी का नाम लेना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, ठीक है। तो मेन यदि बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, मीथेन हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, ठीक है, यही सब है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया गया, किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। संधारित यानी कि इसको कैपेसिटर बोलते हैं, खाली यही, ठीक है। इसको ऊर्जा को मतलब संदर्भ क्या बोलते हैं इसको, संग्रहण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। निम्न विचारों पर देखना है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां होती है, बिल्कुल सही है। हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये ग्लेशियर में होता है, ये 12मासी होता है, क्योंकि ग्लेशियर से निकलेगा तो 12मासी होगा ही होगा। और वही यदि प्रायद्वीपीय देखेंगे तो वो 12मासी नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो वर्षा से निकलता है, ठीक है। इसीलिए ये नदियां जो रहेंगी, ये इसका फ्लो बहुत ज़्यादा रहेगा, इसका फ्लो बहुत कम रहेगा। ये डेल्टा ज़्यादा बनाता है, बड़ा बनाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिल्टेशन ज़्यादा होता है, मतलब कि गाद ज़्यादा बनता है इसमें, ये इन नदियों में। ये पहाड़ों को काट के आती है, ज़्यादा काटती है, इसीलिए गॉर्जस बनाता है ये, ठीक है। ये पहाड़ों को नहीं काट सकती है, क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत ही धीरे चलता है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं प्रायद्वीपीय का और आपको हिमालय का, ठीक है। इसमें और कुछ तो है नहीं इसको, ये तो अभी नदियाँ नई नई नदियाँ आई, यहाँ पे पुरानी नदियाँ प्रायद्वीपीय में पुरानी नदियाँ होती है, प्रौढ़ावस्था में आती हैं वो, ठीक है। अच्छा इसका जो रहेगा बेसिन बड़ा रहेगा, हिमालयन नदियों का बेसिन बड़ा होता है, इसका बेसिन छोटा होता है। ये सब ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है कि बेसिन क्यों इसका बड़ा होगा, इसका बेसिन छोटा क्यों होगा, ठीक है। ये सब भी कभी ज्योग्राफी का भी लेक्चर लेंगे तो बता देंगे, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, सवाल अच्छा है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, वही वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, ठीक है। सेलुलर जेल सब याद आ रहा होगा, सेलुलर जेल, ठीक है। तो ये पोर्ट ब्लेयर का वहीं पर सेलुलर जेल, वहीं तक काला पानी का सजा होता था वहाँ पे, याद आ रहा है? काला पानी का सजा होता था पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। तो वही चीज़ है। अच्छा, ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसका है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है ये, ठीक है। और यहीं पर 1872 में एक और चीज़ याद कर लेते हैं, मेयो को मार दिया गया, लॉर्ड मेयो था ना 1872 में, इसको इसको हत्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल था जो, ठीक है। कितना नेशनल पार्क है? 9 नेशनल पार्क है, 9 नेशनल पार्क है और 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। 9 नेशनल पार्क, 96 वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये याद रखना है हम लोगों को, ये इसके बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में, जहाँ पे राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो गया, वीडी सावरकर के बारे में, सेलुलर जेल, काला पानी, ये सब हो गया। 1872 में मेयो को मार दिया गया, ठीक है। ये सब हो गया। 9 नेशनल पार्क है, 96 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बस हो गया, ज़्यादा नहीं। चलो, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का, अब ये उस टाइम का होगा यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अभी क्यों, तो आंद्रे एंजेले है। अच्छा, ये आंद्रे एंजेले, चला। और इसमें क्या बोल सकता है यूनेस्को के बारे में? अच्छा, यूनेस्को का ये बोल सकता है कि फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का क्या क्या फॉर्म, क्या ये हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो पेरिस में हो जाएगा, ठीक है। और इसको कब गठित हुआ था? तो 16 नवंबर 1945। देखो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में भी यूनाइटेड नेशन हुआ था, और यूनाइटेड नेशन के बाद यूनेस्को होता है, ठीक है, 16 नवंबर को, ठीक है। बहुत हो गया। अब आते हैं हम लोग 46वां क्वेश्चन। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, किस चीज में? ठीक है, तो ये मुक्त नाइट्रोजन। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करता है। देखिए 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 क्या होता है ना, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन साइकिल में मदद करता है। नाइट्रोजन साइकिल होता है, उसमें मदद करता है, बहुत सारा बैक्टीरिया है। तो 3 तरह के आपको कर सकते हैं। एक तो होता है जैसे वैसे बैक्टीरिया जो आपको मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी में अलग अलग आपको मिट्टी के कण होते हैं, उसी कण के बीच में वो बैक्टीरिया मिलेगा। उस बैक्टीरिया का जैसे कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा? ठीक है, जो उसमें रहता है, इसको एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रोडियम, ये सब बैक्टीरिया है। अब लिखेंगे तो एजोटोबैक्टर, ठीक है, क्लोस्ट्रोडियम, पता नहीं क्या लिख रहा है, ठीक है। ये सब जो है इसमें मिलेगा, मिट्टी के कण में, ठीक है। और वहां से वो नाइट्रोजन को रिलीज करेगा, पहला हो गया। दूसरा हो गया पौधे के जड़ में ये रहता है। क्या रहता है? ये पौधे के जड़ में रहता है, लेगुमिनस प्लांट होता है ना उसमें, जैसे राइजोबियम, ठीक है। और तीसरा जो हो जाता है वो ऐसे ही खुला में रहता है, जैसे हम लोग ये क्या बोलते हैं आपको, ऐसे ऐसे ही मतलब ये रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम भूल रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, वो नाइट्रोजन को साइकिल को मेंटेन करता है। तो 3 तरह का हो गया, एक तो ऐसे ही खुला में होगा तो साइनोबैक्टीरिया ले लो, एजोटोबैक्टर हो गया जो मिट्टी में रहता है, और आपको राइजोबियम जो हो गया वो, देखो राइजोबियम है ना, तो राइजोबियम में बिया लगा हुआ है, तो बिया मतलब क्या होता है आपको? जड़, मतलब जड़ का मतलब पौधा से रिलेटेड, तो पौधे के जड़ में राइजोबियम, तो वही बिया की तरह वो चिपका रहता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो हो गया, चलो जगह भी नहीं और डिटेल देने का। निम्न से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों को देख रेख के लिए, तो आरंभ, सड़कों को देख रखाव के लिए बनाया गया है, तो ये आरंभ बनाया गया है, ठीक है। इसमें और कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। ये एक चीज पूछ सकता है कि NHAI का जो है ये उद्घाटन मतलब बना कब था? तो 1948 में NHAI जो था 1948 में बना था ना, नहीं NHAI 1948, सॉरी 1988 में, कंफर्म करना होगा, 1988 में ही बना था, ठीक है। तो NHAI कब बना? तो 1988 बना, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ है नहीं खास। नेक्स्ट है NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? तो भाई नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्या है? युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? चलो ये देख लेते हैं हम लोग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। चलो
ये दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया। बस यही है, इसमें कुछ खास है नहीं, उस टाइम का ये करंट होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है? अच्छा, ये बढ़िया सवाल। सबसे ज्यादा सिंचाई ट्यूबवेल कहाँ किया जाएगा? तो यूपी में। ठीक है, नलकूप से ना सबसे ज्यादा हम लोग नलकूप या कुआं से हम लोग निकालते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ से निकालते हैं? नलकूप से। कितना परसेंट निकालते हैं? तो पूछेगा नलकूप और कुआं से कितना परसेंट इंडिया में निकलता है? 60% नलकूप और कुआं से निकलता है। ठीक है, जितना सिंचाई हुआ है ना उसमें से 60% नलकूप और कुआं से निकलेगा। ठीक है, बचेगा जो 29% पकड़ लो, वो तालाब से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद जो बचा 11%, वो आपको, सॉरी सॉरी कह रहे तालाब कह रहे हैं, 29% जो है ना वो तालाब में, वो नहर से निकलेगा। बचेगा जो 11% वो तालाब से निकलेगा। तो पहला नलकूप हो गया एक 60%, दूसरा हो गया 29% नहर, 11% तालाब। अब यही नलकूप जो है वो 60% जो है, वो सबसे ज्यादा नलकूप कहाँ लगा हुआ? तो यूपी में लगा हुआ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा तालाब कहाँ लगा है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु सिंचाई तो तालाब में। ठीक है, तो से तालाब तो तमिलनाडु, ऐसे कर सकते हैं। चलिए, अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।